ईपीएफओ ने इन ऑपरेटिव पीएफ खाता के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मस्त अपडेट कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपका भी पीएफ खाता काफ़ी टाइम से बंद है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको लेकर के ईपीएफओ ने एक सबसे पहले सर्कुलर जारी किया था। देखिए 7/2/2024 को, और इसमें एक एसओपी की बात की गई थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी। और ये किसके लिए था? ये ट्रांजैक्शन लेस खातों के लिए था, इन ऑपरेटिव खातों के लिए था। अब इसके लेकर के एक नया अपडेट कर दिया गया है। अपडेट ये है कि ये जो भी एसओपी है इसको रिवाइज कर दिया गया है, और एक नया रिवीजन इधर आप देख सकते हैं वर्जन 2 के रूप में ला दिया गया है। ये नए एसओपी के हिसाब से ही अब आपका जो पीएफ खाता है वो चालू होने वाला है, और ये सर्कुलर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं 2 अगस्त 2024 को, और इसमें आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी, ये जो कि ट्रांजैक्शन लेस अकाउंट्स के लिए है, इन ऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए है, जिसका वर्जन 2 इधर जारी किया गया है। अब जैसे कि इसमें जानकारी दी गई है कि सर मैडम, पहले की एसओपी के स्थान पर सक्षम अथॉरिटी ने ईपीएफओ में ट्रांजैक्शन लेस और इनऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए एसओपी वर्जन 2 को मंजूरी दे दी है। और दूसरे नंबर पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि बताया गया है, निर्देशित किया गया है कि ट्रांजैक्शन लेस और इनऑपरेटिव अकाउंट्स को संभालने के लिए फील्ड ऑफिसर्स को अधिक स्ट्रॉन्ग तरीके से जांच करनी चाहिए, ताकि नकली या पहचान की चोरी या अन्य मामले न हो। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो कॉपी है रिलेटेड ऑफिसेस में भेज दी गई है। कॉपी 2 करके आप देखेंगे, जहां जहां पे नाम लिखा हुआ है, जो भी डिवीजन है सभी पे भेज दिया गया है। ईपीएफओ के अधिकारियों के लिए वैसे तो ये एसओपी होता है, लेकिन आपको भी जानना जरूरी है कि आपका ये पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एसओपी का नंबर आप देखते हैं 1/24 और वर्जन 2 है, और ये 2/8/2024 को ही रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अगर नया सिस्टम बनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि कोई भी चीज़ आपका करना है पीएफ से रिलेटेड, तो उसके लिए एक एसओपी होना चाहिए, और अब ईपीएफओ बना भी रहा है। लेकिन कोई भी अगर नई चीज़ बनाई जाती है तो उसमें काफ़ी सारी कमियां भी होती हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया रिवीजन भी लाया जाता है। रिवीजन का टाइम यहाँ पे 6 मंथ बताया गया है ईपीएफओ के द्वारा। हो सकता है कि 6 महीने से पहले भी जरूरत पड़ जाए तो वो चेंज हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद से आप देखेंगे कि ये जो इन ऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, इनमें कुछ कैटेगरीज भी हैं। देखिए ट्रांजैक्शंस लेस अकाउंट है, तो हो सकता है कि उनका यूएन जनरेट ना हो, तो यूएन जनरेशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, केवाईसी सीडिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है, अगर वो ब्लॉक है तो उनको अनब्लॉक करने का क्या प्रोसेस रहने वाला है, और उनका क्लेम सेटलमेंट का क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये सभी कुछ के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। आप पहले से पढ़ करके जान सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करने वाला है। ये जो इन ऑपरेटिव अकाउंट्स है, इनके कुछ कैटेगरीज भी होती हैं, यानी कि ऐसे अकाउंट्स जो कि केवाईसी तो सीड है उनके यूएन पोर्टल पे, लेकिन वो पिछले 3 सालों से इन ऑपरेटिव है, या फिर ऐसे अकाउंट्स जो कि उनके यूएन पोर्टल पे केवाईसी तो लिंक है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है इन ऑपरेटिव हुए, या फिर ऐसे अकाउंट्स जो कि उनके केवाईसी कोई भी नहीं हुआ है उनके यूएन पोर्टल से, और उनका अकाउंट इन ऑपरेटिव है। कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी बात किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्शंस के बारे में बताया गया है कि किन किन एक्शंस को फॉलो करके वेरिफिकेशन किया जाएगा, और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किन की होगी आपके इन ऑपरेटिव अकाउंट्स को चालू करने की। यहाँ पे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के बारे में बात किया गया है, टाइमलाइंस के बारे में बात किया गया है, कुछ फोरम्स के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखेंगे ना तो थोड़ा नीचे की साइड आएंगे, ये इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से डेडिकेटेड फुल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पूरा वीडियो एक एक करके बनाने पे वीडियो लेंथी हो जाती है, और काफ़ी लोगों को वीडियो लेंथी पसंद नहीं आती है। कुछ स्कोप्स के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे डेफिनेशंस के बारे में, कुछ एक्ट क्या है इसके बारे में बताया गया है, स्कीम के बारे में बताया गया है, और MID का मतलब मेंबर ID है, इसके बारे में इधर डिटेल में बताया गया है। यूनिवर्सल अकाउंट को शॉर्टकट में यूएन के बारे में बताया गया है, जो कि 12 डिजिट का होता है। इसके बाद से इस्टेब्लिशमेंट और ट्रांजैक्शन लेस अकाउंट्स के बारे में इधर डिटेल में बताया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका अकाउंट ट्रांजैक्शन लेस हो जाता है तो काफ़ी सारे काम आप नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि आप देख सकते हैं कोई भी एडिशनल चेंज नहीं कर पाएंगे अपने प्रोफाइल में, केवाईसी नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई भी डिपॉजिट्स करना है वो नहीं होगा। इसके अलावा आपका कोई सेटलमेंट, क्लेम, ट्रांसफ़र है वो नहीं होगा, और आप किसी भी इनऑपरेटिव अकाउंट को किसी अदर यूएन से लिंक भी नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में डिटेल्स में बताया गया है।
अब उसके बाद से देखिए, जैसे कि बताया गया था कि इनऑपरेटिव है अकाउंट है, उनका यूएन जनरेट नहीं है। तो यूएन जनरेशन का क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है, आपको फिजिकली NAN 2.0 यानी कि निधि आपके निकट 2.0 कैंप में जा सकते हैं आप और करवा सकते हैं, या फिर आप अपने फील्ड ऑफिस पे जा करके करवा सकते हैं। अब इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस इधर बताए गए हैं कि यदि आपको कहीं भी फिजिकल नहीं जाने का मन है, यदि टाइम नहीं है, तो आप ऑनलाइन शेड्यूल भी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, जो कि EPF IGMS ग्रीवियंस वाले पोर्टल से कर सकते हैं। किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, इसके लिए मैं डिटेल वीडियो जल्दी लाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया प्रोसेस चेंज कर दिया गया है कि अब मेंबर शेड्यूल कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट। किस तरीके से अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होगा, आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, किन किन लोगों को टोकन नंबर दिया जाएगा, किस किस तरीके से आपको बायोमेट्रिक करवाना है, ये सारा कुछ डिटेल इधर बताया गया है एक एक करके। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ये सारा काम आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस के माध्यम से ही होने वाला है। अगर मान लीजिए काफ़ी लोगों के केस में ऐसा होता है कि उनका केवल पैन कार्ड लिंक रहता है, या फिर वोटर ID कार्ड पहले बहुत ज़्यादा लिंक हुआ करता था, लेकिन अभी उनके केस में आधार कार्ड नहीं है, तो भैया सबसे पहले तो बायोमेट्रिक बेस पे ही होने वाला है। वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सही रियल पर्सन को मिल रहा है कि फेक पर्सन को मिल रहा है, इस चीज़ को ऑथेंटिकेट किया जा सके। काफ़ी सारा यहाँ डिटेल्स में नियम लिखा हुआ है, सभी नियम की बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। यहाँ पे कुछ पैसे को लेकर के भी बताया गया है कि 1 लाख तक है, तो किसके किसके द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाएगा यूएन जनरेशन के लिए। और इसके अलावा आप टेबल 3 में भी देख सकते हैं, ये लिमिट, पैसे की लिमिट और अधिकारियों के पोस्ट के बारे में बताया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा आप देखेंगे कि KYC सीडिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है। 5.2 में डिटेल्स में बताया गया, यानी कि KYC सीडिंग आपका किस तरीके से होगा। देखिए, मोस्ट ऑफ 3 लोगों के बारे में बात किया गया है जिनके केस में उनका यूएन नंबर नहीं है और उनका इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, उनका पता ही नहीं है। तो इस केस में आपको कंपनी से वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फील्ड ऑफिस के द्वारा आपका यूएन जनरेट किया जाएगा, कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर आपका यूएन नंबर भी है और आप काम भी कर रहे हैं, तो इस केस में सबसे पहले आपकी कंपनी के द्वारा ये सारा काम वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। और अगर 15 दिन के अंदर में आपकी KYC आपकी कंपनी नहीं कर पा रही है, फेल हो जा रही है किसी भी कारण से, तो भैया डायरेक्टली EPF ऑफिस के द्वारा किया जाएगा। इसके बारे में भी इधर डिटेल्स में बताया गया है। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपका यूएन तो है लेकिन कंपनी बंद हो गई है, तो भी आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड है। आप डायरेक्ट फील्ड ऑफिस से ये काम करवा सकते हैं। लेकिन फील्ड ऑफिस बताया गया है, तो यहाँ पे जिस भी PF ऑफिस में आपका पैसा जमा है ना, उसी PF ऑफिस में जाना पड़ेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अनब्लॉकिंग का प्रोसेस भी बताया गया है। देखिए, इसके अलावा आप देखेंगे ना, तो इसमें टाइम लिमिट भी दी गई है। अब जो टाइम वाला पेज था ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए, 9 नंबर पे बात किया गया है टाइम लाइन मैट्रिक्स का, और ये जो टेबल है, टेबल 8 में बताया गया है अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से आपको टाइम लगने वाला है। टाइम लाइन इधर दिया हुआ है। अब हालांकि इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो भी जल्दी लाने वाला हूँ, जिसमें कि हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से और भी डिटेल्स में हम समझेंगे। हालांकि आज के इस नए वीडियो में केवल और केवल हमने यही जाना है कि भैया EPFO ने एक नया SOP जारी कर दिया है, यानी कि रिवाइज करके SOP जारी कर दिया है, और उन लोगों के लिए जारी किया है जिन लोगों का अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो मैं कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।